सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 1143वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर आविश शर्मा हैं। वेबिनार की शुरुआत हमेशा की तरह हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है होम्योपैथिक जगत के एक युवा प्रतिभाशाली एवं बहुआयामी चिकित्सक डॉक्टर आविश शर्मा। डॉक्टर आविश शर्मा एक फोर्थ जनरेशन होम्योपैथिक फिजिशियन है। 4 पीढ़ियों से चली आ रही होम्योपैथी की समृद्ध परंपरा एवं विरासत को वे पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए होम्योपैथी केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि पीढ़ियों से मिली हुई एक जिम्मेदारी एवं सेवा का माध्यम है। उन्होंने टांडिया यूनिवर्सिटी इंडिया से PhD में होम्योपैथिक मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त वे फरवरी 2019 से नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के रूप में अपनी अकादमिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां उन्हें वर्ष 7 से अधिक का शिक्षण अनुभव प्राप्त है। क्लिनिकल क्षेत्र में डॉक्टर आविश शर्मा को 12 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वे हैनेमन होम्यो क्लिनिक का सफल संचालन कर रहे हैं तथा सीनियर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन एवं फैमिली फिजिशियन के रूप में रोगियों को समर्पित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनका विशेष क्लिनिक फोकस बायोकेमिस्ट्री ओरिएंटेड होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग एवं होलिस्टिक पेशेंट केयर पर आधारित है, जिसके माध्यम से वे एक्यूट एवं एडवांस दोनों प्रकार की स्थितियों का प्रभावी उपचार करते हैं। टेक्निक उनके कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने वास्तविक क्लिनिकल अनुभव को एकेडमिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए विद्यार्थियों को एविडेंस बेस्ड एवं प्रैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से होम्योपैथी की गहन एवं व्यवहारिक समझ प्रदान करते हैं। रिसर्च एवं एकेडमिक एक्टिविटीज में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने हाल में ही किंडर स्कल्फ 2025 फर्स्ट ट्राई कॉन्टिनेंटल CME ऑन करंट एडवांसेस इन पेडियाट्रिक स्लीप मेडिसिन इंडिया चैप्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय सिंपोजियम में भाग लेकर वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर आविश शर्मा को एक होम्योपैथिक क्लिनिशियन, एकेडमिक फैकल्टी, रिसर्चर, इंटरनेशनल स्पीकर एवं ऑथर के रूप में जाना जाता है। वे क्लासिकल होम्योपैथी की मूल भावना को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, वैज्ञानिक सोच एवं क्लिनिकल दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर आविश शर्मा का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर आविश शर्मा, IFPH की पूरी टीम की तरफ से आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज, आप प्लीज डॉक्टर आविश शर्मा को को होस्ट बना दें, जिससे कि वो अपना स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। नमस्कार सभी को। हम सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरी तरफ में। आई होप आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं। यस सर। जी। अ, अगर आप मेरे को को होस्ट बना देंगे तो मैं अपनी PPT शेयर कर पाऊंगा। ओके। चलिए, जब तक मैं को होस्ट बनता हूं मैं अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करना चाहूंगा। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक अपना स्टूडेंट्स के आ, एक अपना नजरिए से, तो मेरा जो टॉपिक है वो है द होम्योपैथी स्टूडेंट्स डिलेमा, फाइंडिंग द सिमिलिमम इन द वर्ल्ड ऑफ स्केप्टिसिज्म।
कि किस तरीके से होम्योपैथी का एक जो बच्चा है जो कि होम्योपैथी पढ़ने के लिए आ रहा है या आना चाहता है, उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं। आई वुड रिक्वेस्ट जो टीम है वो प्लीज अगर मेरे को को होस्ट बना दे तो ज्यादा अपना मैं अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। तब तक के लिए मैं इसको अपना शुरू कर रहा हूं अपने टॉपिक को। तो अगर हम होम्योपैथ की तरह बात करते हैं तो होम्योपैथी में हमारे को एक चीज देखने को मिल रही है कि किस तरीके से कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं कि वो आगे जाके करेंगे क्या, परेशान है कि वो कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। और इसका जो एक ये जो एक बीज है ये कब बोया जाता है? ये बोया जाता है बच्चे के कॉलेज में आने से पहले ही। कि बच्चे को जब ये पता लगता है कि वो होम्योपैथी करने के लिए जा रहा है, तभी उस बच्चे के दिमाग में इतनी सारी चीजें नेगेटिव आ जाती हैं कि अब मेरा क्या होगा। इसके पीछे जो जो कारण है मैंने कोशिश की है कि उस सारे के सारे कारणों को मैं अपना इस प्रेजेंटेशन पे अपना के माध्यम से आप लोगों को बता पाऊं। और इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि होम्योपैथी की स्टार्ट कहां से हुई, होम्योपैथी आई कहां से हो। तो होम्योपैथी में अगर हम बात करें कि हम डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन का अगर एग्जांपल देते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर हैनिमैन एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे। अपनी पैथी में उनको विश्वास नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पैथी को छोड़ा और अलग अलग काम करने लगे, जहां पे ट्रांसलेशन का काम करते हुए उन्होंने होम्योपैथी के सिद्धांत को ढूंढा और उसके बाद में होम्योपैथी का एक पूरा का पूरा हम अपना एक सिस्टम बना पाए। तो जो होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया स्यूमिलिबस क्यूरेंटर, वो एक मॉडर्न प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक डॉक्टर के दिमाग से आया। तो हमारे को सबसे पहले एक चीज ये समझनी चाहिए। इसके बाद में दूसरे स्टॉलवर्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट की। डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट एक कन्वेंशनल इक्लेक्टिक प्रैक्टिशनर थे अमेरिका के। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस थी इनकी, पर अपनी वाइफ की बीमारी को सही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने होम्योपैथी की तरफ अपना उनको होम्योपैथी का पता लगा, जहां पे उनके एक लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर रिचर्ड के कहने पे उन्होंने होम्योपैथी स्टार्ट करी। और उससे जब उनकी वाइफ सही हुई तब ये एक ट्रू हार्टेड कन्वर्टेड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बने। आज भी हम यहां पे बैठे हुए हैं और मेरे साइड में आज भी डॉक्टर केंट की रिपर्टरी चलती है उस समय के होम्योपैथ की। इसके बाद में हम बात करते हैं तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग की हम बात करेंगे। डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग को एंटी होम्योपैथिक असाइनमेंट मिला था 1821 में। जब उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन प्रैक्टिस शुरू करी तो इनको एक पूरा का पूरा एजेंडा दिया था कि होम्योपैथी के अगेंस्ट लिखो। अब जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि एक अनइंटेंडेड डिस्कवरी मिली कि जैसे जैसे वो उस चीजों को पढ़ते गए उसके अंदर उनको चीजें और मिलती गई और उनके लॉजिक से वो चीजें समझ में आने लगी। और इसी के बाद में इनको एक चोट लगी। उस चोट की वजह से जब ये सही हुई और उसके बाद में जब ये अपना अपना होम्योपैथिक डॉक्टर बने तो यहां पे इनको फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी का डेजिग्नेशन मिला। इसके बाद एक और स्टॉलवर्ट की पहले मैं बात करना चाहूंगा, डॉक्टर क्लेमेन मैरिया फ्रांस वॉन बोनिंगसन, द ट्रू डिसाइपल टू द मास्टर, हेनिमन के सेकंड इन द हैंड। एक बैरन थे अपने टाइम के, राजाओं के यहां पे राजाओं के यहां पे अपना सारा का सारा कामकाज संभाला करते थे, उस लेवल पे थे। और उसमें वहां पे इनको एक अपना बीमारी हो जाती है जिसको हम आज जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है, जहां पे वहां के फिजिशियंस ने कहा ये सही नहीं हो सकती। तो इन्होंने फेयरवेल लेटर लिख दिया
कि भाई हमारा हाँ। समय आ गया है, हम चलते हैं अपने रास्ते, तुम सब अपना देखना। वहां पे से इनको किसी ने बताया, अगर तुमने सब कुछ तो कर लिया है, सारी चीजें तो हो गई हैं, तुम एक काम करो, तुम एक होम्योपैथी दवाई लेके देखो। और वहां पे इनको होम्योपैथी की एक डोज से इनकी ट्यूबरकुलोसिस सही हुई। तो इनकी जिज्ञासा जागी। ये बॉटनिस्ट थे अपने टाइम के, बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत दिमागदार आदमी थे। और इन्होंने जब दोबारा सारी चीजें पढ़नी शुरू करी, तब जाके इनको पता लगा अच्छा होम्योपैथी में ये सब है, और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के होम्योपैथी अपना अपनाई। एक बैरन जो थे वो होम्योपैथ बने। अगले एक स्टॉलवर्ट हैं डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क। पीछे उनकी मटीरिया मेडिका और अपना रिपोर्टरी भी आप अपना इसमें देख पाएंगे। एक थरली ट्रेन्ड कन्वेंशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट, और एमडी की उपाधि पाई इन 1877। अपने अर्ली प्रैक्टिस के टाइम पे एक 5 साल का बच्चा आया जिसमें उसको एक बहुत बड़ा वॉट था, क्योंकि एक बिल्ली ने उसका माथा जो था वो स्क्रैच कर दिया था। और उसके बाद में जब वो उन्होंने उसको सही होते हुए देखा, और डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट की अपना मेंटोरशिप में पढ़ा समझा होम्योपैथी का, और उसके बाद में इतने बड़े एक लिटरली होम्योपैथिक जायंट के रूप में बाहर निकल के आए। और डिक्शनरी और कंपाइल की एक सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथी की बुक, द डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका, डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार फिर से वही एक कन्वेंशनल वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर, ग्रेजुएटेड एज सेकंड एवर एमडी फ्रॉम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन 1863, started his career as an anti-homeopathic practitioner। और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने अपना इनको फेमसली ओपनली डिनाउंस करने के लिए बोला था होम्योपैथी को एज अ कंप्लीट सूडो साइंस। तब इन्होंने एक अपना टेस्ट, द लिटमस टेस्ट बुक इन्होंने अपना किया, जहां पे इन्होंने जब देखा, अब इन्होंने अपना, इनके एक जो फ्रेंड है उन्होंने अपना अपना विलियम मॉर्गन के टेक्स्ट में द फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी, जब इन्होंने वो चीज पढ़ी तब इनकी क्यूरियोसिटी जागी, और जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे चीजें समझ में आती गई। और इसी तरीके से फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का होम्योपैथी में आगमन हुआ। क्यों बता रहा हूं मैं इन सब लोगों के बारे में आपको? क्योंकि ये सब लोग अलग अलग जगह से हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड से हो सकते हैं, पर इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर था। पहला था ऑर्थोडॉक्स रूट। एवरी सिंगल प्रैक्टिस पायनियर होम्योपैथी का जो था वो हाईली ट्रेन्ड, सक्सेसफुल, प्रोफेशनल, कन्वेंशनल मेडिसिनल, मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर था, जो कि शुरुआत में स्केप्टिसिज्म का, जो कि शुरुआत में एक इनिशियल स्केप्टिसिज्म का शिकार था। पर इन सब लोगों ने एक वजह से होम्योपैथी की थ्योरी पढ़नी शुरू करी, किसी की बीमारी की वजह से, किसी की कोई और रीजन की वजह से। और जब इनको होम्योपैथी के ट्रू पोटेंशियल का, होम्योपैथी के ट्रू अपना एसेंस का पता लगा, तब इन्होंने अपना प्रोफेशन को सैक्रिफाइस करके होम्योपैथी में आए। ये होम्योपैथी की सच्चाई है, और यही होम्योपैथी का सिद्धांत होना चाहिए। थैंक यू। मैं अब आप लोगों को आई कैन एक्चुअली शो दिस टू यू। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आई होप आप लोगों का मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, सो द शेयर्ड जर्नी ऑफ द पायनियर्स, ये होम्योपैथी के हर एक डॉक्टर की जो स्टॉलवर्ट बना है, ये उसकी एक एसेंस है, एक जर्नी है। ऑर्थोडॉक्स रूट है, इनिशियल स्केप्टिसिज्म है,
पर्सनल कैरेक्टरिस्ट है, और उसके बाद में क्लिनिकल ट्रूथ ओवर प्राइड, कि वो सच्चाई को मानने के इच्छुक थे। उनके अंदर ये नहीं था कि अरे हमने ये कर दिया तो हमारे साथ क्या होगा। और उसकी वजह से उनको कई बारी अपना बहुत ज्यादा सुनाया भी गया, बहुत जगह उनको बताया भी गया, कई जगहों पे उनके बारे में लिखा भी गया, पर फिर भी उन्होंने होम्योपैथी नहीं छोड़ी। फिर भी उन्होंने होम्योपैथी नहीं छोड़ी। ये होम्योपैथी है। आज हम अगर होम्योपैथी की बात करते हैं तो करीबन 4 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ्स हैं पूरी दुनिया में, आप इंडिया में। और अगर पूरी दुनिया से उसको कंपेयर करें तो पूरी बाकी दुनिया में 1.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं। हर साल करीबन 16,000 होम्योपैथिक स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं बीएचएमएस पढ़ने के लिए इंडिया में। और अगर हम इसको पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो वहां पे 1,000 या उससे भी कम अपना स्टूडेंट्स हैं जो होम्योपैथी पढ़ने के लिए आते हैं। पर क्या ये सब जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, ये सब होम्योपैथ्स हैं? सिर्फ डिग्री ले लेने से अगर होम्योपैथी होती तो सब लोग बहुत अच्छे से होम्योपैथ बन जाते। आज थोड़ी कड़वी बात करने की बात आई है, तो हम बात करते हैं बच्चों को मेजर वो क्या क्या प्रॉब्लम है कि वो जब होम्योपैथी करने के लिए आते हैं तो उनको फेस करनी होती है। हार्श रियलिटी क्या है? हार्श रियलिटी ये है कि 99% स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी पढ़ने के लिए आते हैं वो विलिंगली नहीं आ रहे। नीट के उनके जो नीट करने के बाद में उनके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं और डॉक्टर का टैग चाहिए, इस वजह से होम्योपैथ बन रहे हैं कि हमको सिर्फ डॉक्टर बनना है, बाद में तो हम कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे वो हम अपना देख लेंगे अपने आप। और इसका बीज होम्योपैथ ना बनने का बीज इनका कॉलेज में आने से पहले डल चुका है। क्या है उनके रीजन इसमें? अगर हम बात करें, जो सबसे पहला रीजन है वो है ग्लोबल साइंटिफिक डिसेंट। बाहर रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है हमारा सिस्टम। यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होम्योपैथी को सूडो साइंस कहा जाता है। पीयर रिव्यूड एविडेंसेस दे दे के हमारे को बंद किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, जो बच्चा आ रहा है वो तो यही देखता है ना बाहर, कि बाहर तो कुछ होता ही नहीं है सर, ये तो होम्योपैथी दवाइयां भी है या नहीं है। दूसरा, कॉलेज में आने से पहले एक इंस्टीट्यूशनल गैप है इंडिया में होम्योपैथी में। अगर आप एक एमबीबीएस रनिंग कॉलेज देखें और एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज देखें, जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। एक बेसिक फैसिलिटी में, पेशेंट फ्लो में, एक एक्सपोजर में, और एक पर्सनल डिग्निटी में, हर बच्चे को। इसके बाद में बच्चा पहले ही ये सोचता है, अब कोई नीट के 4 अटेम्प्ट दे चुका है तो ऑब्वियसली वो बच्चा 22-23 साल का है। उसके बाद में उसको देखना है कि ग्रेजुएशन के बाद में कुछ खाप कमा पाऊंगा या नहीं। इकोनॉमिक एंड कैरियर एक्सक्लूजन्स। एक एलोपैथिक डॉक्टर है, बी एमबीबीएस करते ही एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएगा और एक ठीक ठाक सैलरी पा लेगा। कम से कम 60,000 70,000 रुपए की सैलरी, 50,000 रुपए की सैलरी मंथली एक एमबीबीएस डॉक्टर पाएगा। एक बीएचएमएस ग्रेजुएट क्या पाएगा? हमारे को यह समझना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा। बीएचएमएस करने के बाद में आपकी ग्रेजुएशन की क्या कीमत है, आपको कहां पे जॉब मिलेगी, और लीगल एंड अपना क्लिनिकल रिस्ट्रेंट्स। बच्चों को यही नहीं बताया जाता कि आपकी इमरजेंसी में होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बट उनको यही लगता है कि इमरजेंसी में तो होम्योपैथी कर ही नहीं सकते। और कई जगहों पे इमरजेंसी में होम्योपैथी को देने के लिए मनाही है कई देशों में। ये जो सारी चीजें हैं ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके होम्योपैथिक कॉलेज में आने से पहले। बच्चा जो है अभी उसने नीट दिया नहीं है, नीट देने से पहले ही उसका सब कुछ है। दूसरा, जो बच्चा होम्योपैथी में आना चाहता है उसका दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अर्निंग पोटेंशियल, कि
कितना ज्यादा मैं अर्न कर सकता हूं आफ्टर कंप्लीटिंग माय होम्योपैथी। तो व्हाई द स्टूडेंट्स हैव ट्रबल बिलीविंग होम्योपैथी हैज हाई अर्निंग पोटेंशियल, वो इस वजह से है क्योंकि एक परसीव्ड एक डिलेमा है कि एलोपैथिक डॉक्टर अगर हम कर लेंगे तो करने के बाद में स्टार्टिंग सैलरी मेरी 50-60 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक कहीं पे भी हो सकती है। उसके बाद में मैं एमडी या एमएस में किसी में भी अगर एडमिशन ले लूंगा तो मेरी एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ है, ग्लोबली मेरे को मेरे डिग्री को मान्यता है, और जिसकी वजह से मैं आगे जाके अपना अच्छा अपना प्रैक्टिस कर सकता हूं या मैं जॉब कर सकता हूं और एक सेफ सिक्योर फ्यूचर देख सकता हूं। होम्योपैथ का कि कहां जॉब करूंगा, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट में तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, प्राइवेट में तो कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी एक बीएचएमएस डॉक्टर की 15 से 30 हजार रुपए है। चलो, कई आदमी कहता है कि नहीं मुझको अपना प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने में समय लगता है। क्या आपके पास में वो टाइम है? 5 से 10 साल लगता है एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में। और अगर प्रैक्टिस कर भी लेते हैं तो प्रैक्टिस सबको पता है, एक दिन 100 मरीज हैं तो एक दिन एक भी नहीं है। प्रैक्टिस हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। तो ये अर्निंग पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस आता है जो कि बच्चों को पहले ही परसीव हो चुका होता है। तीसरा तीसरा और सबसे बड़ा एक और हमारा जो रीजन है वो है साइंटिफिक प्रेफरेंस। साइंटिफिकली होम्योपैथी को हम होम्योपैथी एजुकेशन को किस तरीके से पहले ही बच्चे के दिमाग में डलवा देते हैं कि होम्योपैथिक दवाई तो दवाई ही नहीं होती है, तो पानी होता है। एक प्लॉजिबिलिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे काम करती है, अपना रिप्लेसिबिलिटी क्राइसिस इन अपना रिसर्च, आइसोलेशन फ्रॉम ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटी। कितना ही अच्छा पेपर आप लिख लीजिए, आपका पेपर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो होम्योपैथ के थ्रू आ रहा है। और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट विद मॉडर्न डायग्नोस्टिक स्टैंडर्ड्स, कि एक परसेप्शन है कि होम्योपैथिक डॉक्टर तो डायग्नोसिस लिखता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ सिम्टम्स पूछता है और दवाई लिख देता है। ऐसा नहीं है, जबकि ये सब चीजें परसीव्ड हैं। एक बच्चा कॉलेज में आने से पहले ये सारी की सारी चीजें सोच रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर पहले ही एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। और जब ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है, एक बच्चा जो विलिंगली और अनविलिंगली होम्योपैथिक कॉलेज में आ जा रहा है, फिर इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मेजर प्रॉब्लम्स जो एक बच्चे को होम्योपैथी ज्वाइन करने के बाद में फेस करना पड़ता है, उसमें सबसे पहला आता है लो पेशेंट इनफ्लो इन हॉस्पिटल्स। ये सच्चाई है, माननी पड़ेगी ये बात। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट में नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी पेशेंट फ्लो इतना अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी डेफिशिएंसीज, एनसीएच बहुत अच्छे से इस बारे में काम कर रहा है, और ये काम हमारे को 20 साल 25 साल पहले कर लेना चाहिए था। बट अभी भी अगर काम शुरू हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि फैकल्टी जहां जरूरी है वहां है ही नहीं, गायब है। इसके बाद में कॉग्निटिव डिसोनेंस इन करिकुलम, कि मैं सोच के आया हूं कि मैं किताबों में ये पढ़ूंगा, मैं अपना मॉडर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ूंगा और यहां पे पढ़ूंगा, और होम्योपैथिक माइंडसेट इनकलकेट करने में बच्चे को टाइम लग जाता है। जहां पे बच्चे को वाइटल फोर्स, जहां पे बच्चे को इंडिविजुअलाइजेशन, जहां पे बच्चे को केस टेकिंग, जहां पे बच्चे को पोटेंटाइजेशन में ही अंदर घुसने में कम से कम 1-2 साल लग जाता है। तो जो होम्योपैथी का माइंडसेट है, जो बच्चा अनविलिंगली आ रहा है होम्योपैथी करने के लिए, उसको कैसे इनकलकेट करेंगे? उसके बाद में आइडेंटिटी क्राइसिस एंड कैंपस स्टिग्मा। अगर कोई यहां पे जितने भी हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठे हैं, जब भी हम सोचते थे कि हमारा कॉलेज इस तरीके का होगा, और जब हम अपने कॉलेज में पहुंचते थे
और जब हमारे दोस्त लोग अपने कॉलेजेस की फोटो लगाया करते थे तो हम किस तरीके से बिहेव करते थे, किस तरीके से हम लोगों का एक बेसिक परसेप्शन होता था कि हम कर क्या रहे हैं। फिफ्थ, इनएडिक्वेट स्टाइपेंड्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये बच्चों की बात कर रहे हैं। जिन बच्चे को, अगर किसी बच्चे को रिसर्च करना है, वहां पे फाइनेंसेस ही नहीं है फॉर स्पॉन्सरशिप। होम्योपैथ स्पॉन्सरशिप देते ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत अब मेरे को दिखाई देता है, जो शुरू हुआ है 2007 का मेरा बैच था। हमारे को ये तक नहीं पता था कि होम्योपैथी के अंदर अगर मैं रिसर्च करने जाऊंगा तो मेरे को एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। स्टाइपेंड्स, इंटर्न्स को टाइमली स्टाइपेंड नहीं मिलता। एक वो बेसिक आपको जो चीज है, एंड दिस इज अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक बेसिक चीज है कि मेरे को, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं अब फोर्थ प्रोफेशनल ईयर पास कर चुका हूं, चलो माँ बाप के ऊपर से वो बर्डन खत्म करता हूं। पर कैसे करूं, स्टाइपेंड ही नहीं आया 6-6 महीने से। जहां पे आ रहा है, कई जगह स्टाइपेंड है ही नहीं प्राइवेट कॉलेजेस में। इसके बाद में सिस्टमिक रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड बट प्रॉब्लम्स आर परसिस्टिंग। न्यू एनसीएच करिकुलम एंड गाइडलाइंस कई जगहों पे अच्छी है, कई जगहों पे खराब है। बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ चुका है बिकॉज ऑफ दीज गाइडलाइंस। टीचर्स के ऊपर बर्डन पड़ चुका है कि मेरे को ये टेंटेटिव जो टाइमलाइन है इसमें खत्म करना है। रेगुलेटरी ऑडिट्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आज चल रहा है। आज ये चीज बहुत पहले से और बहुत अच्छे से होनी चाहिए थी। एंड हैट्स ऑफ टू एनसीएच फॉर दिस, कि जो हमारे ऑडिट्स हो रहे हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके, बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि हम ये सारी चीजें बताएं अपने स्टूडेंट्स को, अपने कि भाई मैं, हमारे को ये सब चीजें चाहिए। कमिंग टू फर्स्ट ईयर में क्या तकलीफ है। पहली बात तो, बच्चा 3-3 4-4 साल ड्रॉप करके आया है, और ड्रॉप करके आने के बाद में इस बच्चे को मेंटली इतना एग्जॉशन है कि मैं कर ही क्या रहा हूं। अच्छे कॉलेजेस में जो अपना अपना टीचर्स हैं उनको पता है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में और वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, वो आज भी नीट की तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ कॉलेज इसलिए रहा है ताकि उसकी अटेंडेंस लगती रहे। बच्चे को वाइटलिज्म एंड मटेरियलिटी के अंदर ही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, मेरे को समझना क्या है। फार्मेसी को समझने में कि पोटेंटाइजेशन और ये हमारा जो डाइल्यूशंस हैं और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, इसमें टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे सबसे ज्यादा मेरे पास में आते हैं, सर मटीरिया मेडिका का क्या करें। अनैटमी फिजियोलॉजी तो चलो ठीक है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो मुझे करना है, पर मटीरिया मेडिका कैसे याद करें, ऑर्गेनिन को कैसे याद करें। बच्चे आते हैं पूछते हैं ऑर्गेनिन को कैसे याद करें। अगर ऑर्गेनिन याद करने की चीज होती तो फिर तो दुनिया ही अलग हो जाती। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का डिलेमा होता है। इसके बाद में सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं, तो सेकेंड ईयर में आके हमारे को जो सबसे बड़ी चीज, वही मटीरिया मेडिका को कैसे याद करें। पहले उसका नाम, फिर उसका कॉमन नेम, फिर उसके सिम्टम्स, फिर वो किस तरीके से है, फिर उसकी ओरिजिन। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी हैं। की नोट्स पढ़ते हैं तो सर यहां पे तो लिखा है कि इसमें चलने से आराम होता है, नीचे लिखा है इसमें चलने से बढ़ जाता है। एक लैक ऑफ गाइडेंस जो होता है बच्चों को। इसके अलावा पैथोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन। सर चलिए, पैथोलॉजी और अपना पैरासाइटोलॉजी तो चलो ठीक है, हम जितना पढ़ रहे हैं उतना हमको समझ में आ रहा है, पर हम इसको और कैसे इनकलकेट करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, नहीं पता। एफएमटी का क्या रेलेवेंस है। हर जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि भाई इन सब चीजों का मुझको रेलेवेंस बताओ आप पहले, व्हाई एम आई रीडिंग दीज थिंग्स। और ये बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ मेंटोर, हमारा ये एक हमारा बेसिक
ड्यूटी है बच्चों के लिए कि हम इनको ये सारे के सारे आंसर्स दें। इसके बाद में आता है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक वो सब्जेक्ट है जहां पे मैं सबको, एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं, जहां पे एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा गाइड मिले तो सब चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। और अगर यहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। थर्ड ईयर में आते आते बच्चे सर्जरी पढ़ना शुरू करते हैं, ऑब्सगाइनिक पढ़ना शुरू करते हैं, और जाते हैं क्लिनिकल ड्यूटीज में। फिर से उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज इन्होंने ना अनाटमी, ना पैथोलॉजी, ना फिजियोलॉजी ढंग से पढ़ा है। जब वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, जब वहां पे, और जब आप सर्जरी करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए मॉडर्न मेडिसिन की फार्माकोलॉजी के बारे में। आप कैसे वहां पे वरना मैनेज करेंगे। हैट्स ऑफ टू एनसीएच जिन्होंने मॉडर्न फार्माकोलॉजी को पढ़ाना जरूरी किया। बट मेरा पर्सनल एक है पॉइंट कि ये पढ़ाना इसलिए चाहिए ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो, ना कि आप ये प्रैक्टिस में देना शुरू कर दें। तो आप सर्जरी में जब आप जाते हैं तो सर्जरी में क्यों जा रहे हैं? आपको इसलिए जाना है क्योंकि एक जो अपना, आप जब सर्जरी में जा रहे हैं कि आपको ये जानना है कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक पेशेंट को मेडिसिन से होम्योपैथिकली अपना रोकूं, अगर इसके आगे जा रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आई शुड स्टॉप माय मेडिसिन। हर चीज नाक की नहीं होती, हर चीज ईगो में नहीं दी जाती है। अगर पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग है तो उनको सीधा बोलिए कि आप जाइए, सर्जरी करवाना पड़ेगा। और यहां पे जब आप फर्स्ट टाइम बच्चों के सो पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो ये बोलते हैं कि केस टेकिंग सर। एक परफॉर्मा है जो हमारे को दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग केस टेकिंग लेना है। किसने कहा? केस टेकिंग तो एक आर्ट है ना, जहां पे आपको पेशेंट की पूरी पिक्चर मिलनी चाहिए। हर किसी का परफॉर्मा अलग हो सकता है, हर किसी के पूछने का तरीका, हर किसी का क्वेश्चन अलग हो सकता है। हाँ, एसेंस ऑर्गेनन की है, आत्मा वही की है, पर आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो तो एक आर्ट है ना। जब फर्स्ट ईयर में जब आप बोलते हैं, और हर लोग बड़े आराम आराम से बोलते हैं कि होम्योपैथी इज द आर्ट एंड साइंस, तो जो साइंस है वो आप किताबों से पढ़ रहे हैं, आर्ट आपको पेशेंट से बात करके ही आएगी। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, और दिल्ली में बैठ के मेरे पास पंजाब का एक पेशेंट आता है, और वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मेरे तो मोढों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ना वो क्या चीज है। वो तो आर्ट है ना। आपको पता होगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप पूछते रहिएगा। इंटर्न्स आते हैं इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, और वो मुझको ये बोलते हैं, जब मैं उनको बोलता हूं कि अरे पेशेंट से तुमने कैसे पूछना है कि अगर तुम्हारा स्टूल सही हुआ या नहीं हुआ, तो कहते हैं, वो पूछते हैं ना सर स्टूल कैसा हुआ है। किसको क्या पता? एक रिक्शा वाले को कैसे पता स्टूल क्या होता है? एक बेसिक नॉलेज, पेशेंट से इंटरैक्ट करने की एक बेसिक जो अपना आपकी वोकेबलरी है वो अलग होती है, लिखने की अलग होती है, और आप जो समझ रहे हैं वो आप ही समझ पाएंगे। दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। और ये यहीं पे थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, फोर्थ ईयर में अगर गलत होना शुरू हो जाए तो आगे आपका जो कोर्स है वो खराब होता रहेगा, वो खराब होता रहेगा। फोर्थ ईयर तक आते आते, अब यहां पे मैं अपना, जब भी अपना बच्चे आते हैं तो उनको मैं यही चीज बोलता हूं कि थर्ड ईयर वो ऐसा टाइम है जहां पे आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। एक प्रैक्टिशनर आदमी का दिमाग अलग होता है, उसको अलग हटाओ। एक जो आदमी है जो लेक्चररशिप में जाना चाहता है, जो गवर्नमेंट अपना जॉब्स में जाना चाहता है, उसका दिमाग अलग होता है, तो वो आप अलग तरीके से सोचता है। ये दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। और इसके बाद में फोर्थ ईयर आते आते सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि जो पेशेंट है उसके पास करिकुलम का ओवरलोड है। मटीरिया मेडिका की सारी मेडिसिन आपको याद करनी है। जो मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है उसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, पैथोलॉजी सबको इंक्लूड करके मेरे को समझना पड़ेगी बीमारी को।
अब मैंने सर्जरी में और ऑब्स गायनी में इन सब जगहों पे मैंने मेडिसिन मॉडर्न भी पढ़ ली है और मैंने अपनी होम्योपैथिक भी पढ़ ली है। अब मॉडर्न मेडिसिन का तो सबसे अच्छा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये एक दवाई है, सबको वही लिखनी है। पर हमारे यहाँ पे बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सबकी 10 दवाइयां हैं। हमारे एक अपना बहुत ही सीनियर हमारे अपना टीचर थे, वो ये बोला करते थे कि अगर एक आदमी 5 होम्योपैथ के पास में गया और सेम बीमारी बताई तो उसको 10 अलग अलग दवाइयां मिल सकती हैं। यहां पे अगर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में ऑर्गेनन को रट के पढ़ा है, सिर्फ याद किए हैं एफोरिज्म्स, याद किए हैं उनकी लैंग्वेज, पर उसकी एसेंस को नहीं समझा है, तो अब आपको प्रॉब्लम आएगी डिफिकल्ट केसेस को लेने में, वन साइडेड डिसऑर्डर्स, जहां पे आप अपना पैलिएशन करें या सप्रेशन करें या फिर आप इसको सिर्फ मैनेज करें। होम्योपैथ्स के साथ में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो क्योर वर्ड को बड़ा इजीली यूज कर देते हैं, ओ आई हैव क्योर्ड दिस। ये तो तकलीफ है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो फिर तो आगे बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। एक केस है जो क्योर हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। एक केस है जो मैनेज हो सकता है। एक केस है जो आप उसको कुछ भी करिएगा सप्रेस ही करेंगे या पैलिएट करेंगे, क्योंकि वहां पे उस अब स्टेज 4 कैंसर है, टर्मिनल स्टेज कैंसर है, आप उसको कैसे मैनेज भी कर लेंगे। आपको पता है वो टिकिंग बॉम्ब है, तो यू वुड नीड टू वर्क ऑन योर थिंग्स। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और आ जाता है तो वो RX लिखते हैं, इसीलिए बाय कीपिंग माई फेथ इन द गॉड आई एम राइटिंग दिस मेडिसिन। तो ये फोर्थ ईयर तक आते आते इतना डिलेमा हो चुका होता है, बच्चे कहते हैं कि सर क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दें क्या। इंटर्नशिप आ गई। ये बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर करते करते पास, इंटर्नशिप आ गई। इंटर्नशिप में आगे आके इनको क्या मिला कि एक तो पेशेंट्स नहीं, दूसरा इनको क्लर्कियल ओवरलोड दे दिया जाता है, तुम सिर्फ पेपर भरो, कुछ और नहीं है काम करने के लिए। ये फाइल है, इसको एंट्री करते रहो, एंट्री करते रहो, दवाई वो हम देख लेंगे। अब यहां पे जो बच्चा है वो कह रहा है कि भाई मेरे को MD की भी तैयारी करनी है सर, मुझे ड्यूटी भी करनी है, मेरे को अपना क्लर्कियल जॉब भी करना है, और इसके अलावा स्टाइपेंड भी नहीं मिलता टाइम पे। तो क्या करेगा एक होम्योपैथिक इंटर्न? वो सिर्फ आके यही बोलता है कि सर आई एम फेड अप। ये सच्चाई है हर कॉलेज की, पर कोई मानना नहीं चाहता इन सब बातों को। और एक चीज ये, लैक ऑफ एक्टिव मेंटोरशिप जो है, हम होम्योपैथ बहुत सीक्रेटिव होते हैं कि मेरे को एक दवाई पता है, ये मेरी दवाई है, मैं सबको देता हूं, मैं सही कर देता हूं, ये मेरी है। अगर केंट और हैनिमैन और क्लार्क और अपना जार और ये सब लोग यही सोच के बैठे रहते तो हम सब अपना बैठे हुए होते। सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। तो जो एक बच्चा है, अगर हम उसको पूरा का पूरा अपना अगर हम किसी बच्चे को पूरा का पूरा अपना वो करें, तो इसमें अपना जो एक BHMS ग्रेजुएट का डिलेमा है वो क्या है कि ग्रेजुएशन मैंने कर ली है सर, अब बताओ मैं क्या करूं? प्राइवेट प्रैक्टिस करूं? उसके अंदर पैसा तो बहुत है, उसके अंदर सारी चीजें हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, 10 साल लगेंगे सर। मेरे को एक अपना दुकान या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी या कुछ खरीदनी पड़ेगी, उसके अंदर AC भी लगवाऊंगा, दवाइयां भी खरीदूंगा, ये भी करूंगा। चलो सर एक काम करता हूं सर, मैं गवर्नमेंट जॉब देख लेता हूं, MO बन जाता हूं BHMS करने के बाद में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो एक फिक्स सैलरी हो जाएगी, एक गेजेटेड ऑफिसर की रिस्पेक्टेड व्हाइट कॉलर जॉब हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी सर। पर अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो, NRHM वगैरह की अगर मिली तो, ट्रांसफर्स जो मिलेंगे तो, वहां पे जो उनकी अपना ग्रिलिंग होती है तो, और सबसे बड़ी चीज, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट।
चलो सर ये भी नहीं करना हमको, मैं एक काम करता हूं, मैं एमपीएच, नया नया शुरू हुआ है, एमपीएच कर लेते हैं सर। एमपीएच करने से क्या होगा सर, डब्ल्यूएचओ की तरफ चले जाएंगे। एक कम से कम हमारे को टाइम तो पता होगा कि इतना टाइम जॉब करना है, और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में मिलेगी सर हमारे को। और हम अपना जो काम है वो कम्युनिटी और पॉलिसी अगेंस्ट कर सकते हैं। अगर तुमको एमपीएच ही करना था तो ये 6 साल की डिग्री क्यों करी साहब, कुछ भी कर लेते। डॉक्टरी पेशा ही तुम त्याग रहे हो। यहां पे आप रिसर्चर तो बन गए, पर क्लिनिकल डॉक्टर नहीं बने अब आप। और दूसरी बात, महंगा है, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है आफ्टर एमपीएच। सर एमपीएच भी छोड़ो, एमबीए सबसे बेस्ट है, हमेशा हर रोज आता है ना, अपना डू अपना एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आईआईटी कोझिकोड एंड दिस एंड ऑल। सर इसमें क्या करेंगे सर, एकदम हो जाएगा, 2 साल का है और ल्यूक्रेटिव सैलरीज मिलेंगी। क्लियर स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेट जॉब है मेरे पास में, और एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेड बिजनेस एनवायरनमेंट। पर वही बात, जिस चीज के लिए डॉक्टर बने थे वो डॉक्टरी आपने छोड़ दी है, एक डेस्क जॉब लेकर आप बैठ गए हो, और प्रेशर सिम्टम्स पे बैठ गए हो। एमपीएच और एमबीए में मेरे बहुत सारे कलीग्स और एसोसिएट्स हैं जो जॉब करते हैं, बट जो प्रिविलेज और जो इंडिपेंडेंस मैं एज अ प्रैक्टिशनर अपना उसको अपना फील करता हूं, वो इन सब जगहों पे नहीं है। आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें तो आपको पता लगती ही है। अब इसके बाद में अगर एक अपना कंप्लीट स्ट्रगल की अगर हम बात करें, अगर हम इसको समराइज करें, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में इंटेलेक्चुअल क्लैश है, मॉडर्न साइंस है, होम्योपैथिक फिलॉसफी है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। मैं तो सर अभी नीट की दोबारा तैयारी कर रहा हूं, और ये मुझको पढ़ा रहे हैं कि मयाज्म क्या होता है। इसने वो नहीं पढ़ा, नीट की तैयारी करता रहा, नीट भी नहीं हुआ, थर्ड फोर्थ ईयर आ गया, जहां पे क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कनेक्ट है, कि मैं सोच के कुछ आया था, अब मेरे को मिल कुछ और रहा है। स्टाइपेंड मेरे को टाइम पे नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस में वो मिल ही नहीं रहा है। लास्ट ईयर आते आते क्या हुआ कि सर सारी की सारी चीजें जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम फेड अप फ्रॉम ऑल दिस, करूंगा क्या आगे। ना रेपर्टरी समझ में आई, ना ऑर्गेनेल समझ में आई, मटीरियल तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, और ये सारे सब्जेक्ट्स तो मैं ऐसे ही पढ़ के बैठा था। और इसके ऊपर कई बारी यूनिवर्सिटी में पेपर डिले हो गया, तो जो 5.5 साल की डिग्री थी अब 6 साल की हो चुकी है। फोर्थ ईयर निकलने के बाद इंटर्नशिप पहुंचे, और इंटर्नशिप में पहुंचते ही ये चीज अपना पता लगने लगी कि करूं क्या, प्राइवेट प्रैक्टिस में जाऊं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, या कॉरपोरेट में निकलूं। डिलेमा हर जगह कंफ्यूजन कि क्या करना है। और इसके बाद में चलो एक कुछ एक हम अपना वो होते हैं बहुत ही करेजियस, जो कहते हैं नहीं एमडी करेंगे। एमडी करने में क्या होता है, एमडी करने में वहां पे आप एमडी करने के लिए जाते हैं, और एमडी करने के लिए जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा, जितना भी आपका केस स्टडी है सब कुछ है, वो आपके मतलब जिसे कहते हैं ना अपना, लेट्स जस्ट बी वेरी हम्बल व्हेन आई एम सेइंग दिस एंड आई वुड वांट टू बी वेरी हम्बल, जो आपके सबसे थर्ड ग्रेड आपके जर्नल्स हैं वहां पे पब्लिश होते हैं। जीवन जीटू तो भूल जाइए। ये सारी की सारी चीजें एक होम्योपैथिक स्टूडेंट अपना फेस कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है, जो कि मैं इसको बहुत ही कंसाइज वे में समझाऊंगा, कि मैं आई हैड अ प्रिविलेज कि मैं अपना फर्स्ट ईयर को जाया करता था पढ़ाने के लिए फॉर गुड इयर्स। तो मैं जब भी उनको जाया करता था और मेरी फर्स्ट क्लास हुआ करती थी, और मैं गेस्ट फैकल्टी की वजह तरह जाता था, और मेरी फर्स्ट क्लास हुआ करती थी, तो मैं उनको पहले दिन ये पूछता था तुम होम्योपैथ बन क्यों रहे हो। और हर जगह से यही मुझको आंसर मिलता था 99% बच्चों से, क्योंकि सर एमबीबीएस नहीं मिला। और वो जो 1% बचता था वो ये बोलता था कि मेरे घर पे कोई होम्योपैथ है तो मैं क्लिनिक पे अपने घर बैठ जाऊंगा। तो मैं उनको पहले दिन ये चीज बोला करता था
कि अगर तुम अनश्योर हो कि होम्योपैथी करूं या ना करूं, तो मत करना, मत करना। क्योंकि मुझे बुरा लगेगा जब तुम 6 साल एक डिग्री के लिए लगा दोगे और 6 साल बाद आओगे और कहोगे सर हो नहीं रहा। और ये बोलते हैं बच्चे, फिर बुरा लगता है खुद से कि अब ये करेगा क्या। 27-28 ईयर की एज में आके ग्रेजुएशन करने वाला है ये कंप्लीट, अब इसके आगे इसको ये नहीं पता ये करेगा क्या। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको पहले ही दिन समझा देनी चाहिए। पहले 2 साल जो आपके होते हैं ये आपके थ्योरेटिकल ईयर्स हैं। आपको थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है। एबीसी है, पहले एबीसी लिखना शुरू करोगे तभी तो वर्ड और सेंटेंस बनाएंगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर भूल जाओ कि तुम्हारे को पेशेंट देखना है, तुम सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। अनाटमी अच्छे से समझो, फिजियोलॉजी अच्छे से समझो, पैथोलॉजी बहुत अच्छे से समझो। मटीरिया मेडिका को रटने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। एक की नोट के ऊपर डिपेंड मत रहो। उस की नोट के अंदर क्या लिखा और क्यों लिखा है उसका रीजन समझने की कोशिश करो। रीजनिंग जब डेवलप होगी तभी होम्योपैथी समझ में आएगी। थर्ड और फोर्थ ईयर जब आप पहुंचते हैं तो थर्ड और फोर्थ ईयर में मैं यही जो बार बार बोलता हूं कि आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट प्रैक्टिस तो प्राइवेट प्रैक्टिस, दोनों इकट्ठा नहीं। अगर कोई कर पा रहा है वो प्रोडिजी है, जीनियस है। मैं उतना ज्यादा लायक नहीं हूं, उतना ज्यादा सक्षम नहीं हूं, इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि एक चीज, जब बच्चे मेरे पास में आते हैं ये पूछने के लिए कि सर आप प्लीज हमारे को ये बताइए कि हमारे को एमडी का पेपर कैसे निकालना है या यूपीएससी का पेपर कैसे निकालना है, तो मैं उनको एक चीज बोलता हूं, अगर मुझसे पूछोगे तो कभी नहीं निकल पाएगा। अगर निकल पाता तो मैं निकाल देता। मैं क्लिनिशियन आदमी हूं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करनी है मुझसे पूछ लो, जो चीज मैं आराम से बता सकता हूं। पेशेंट्स देखो, जहां देख सकते हो वहां देखो, जहां जा सकते हो वहां जाओ। हमारे एक अपना सर थे अपना, वो हमेशा मेरे को ये चीज बोला करते थे कि मैं तुमको क्यों समझाऊं। चंडीगढ़ में मेरे को बहुत अच्छा मेरा प्रिविलेज था कि मेरी बहुत ही एक एक्सटेंसिव क्लिनिकल ड्यूटी लगी थर्ड और फोर्थ ईयर, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। और वहां उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तुमको क्यों समझाऊं, अगर तुम्हें समझना है तो यू विल नीड टू पुट इन एफर्ट्स ना। बच्चे पीछे बैठ जाते हैं चुपचाप, समझने की किसी को जरूरत क्या है। ये नहीं हो सकता और ये नहीं चल सकता। और डायग्नोसिस मॉडर्न एडवांस डेली तुमको अपना रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, रोज नई नई चीज आ रही है। अभी पीसीओडी जो है वो उसका टर्म चेंज हो गया, तो यू विल नीड टू बी अप टू डेट। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लास्ट, बीटिंग द फाइनेंशियल एंड इंटर्नशिप क्राइसिस। पहले ही अगर आप अपना तैयारी कर लोगे, पहले ही अगर आप पेशेंट्स देखना शुरू कर दोगे, किसी की इंटर्नशिप, किसी के अंडर इंटर्नशिप में आ जाओगे, उनसे ये समझ लोगे कि मरीज से सिम्टम्स कैसे निकालने हैं, बात कैसे करनी है, पैसा कैसे मांगना है, उतना ही आसान जब आप अपनी जगह पे बैठोगे उतना आपके लिए हो जाएगा। जो 5 साल का टाइम है वो हो सकता है 2 साल अपना कम हो जाए। आप उसको 2 या 3 साल में उतनी प्रैक्टिस को अपना कर लें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो उसके लिए अलग तैयारी है, तो उस तैयारी को शुरू करें, उस तैयारी को अपने हिसाब से उसी तरह शुरू करें। और कीप इन माइंड कि इसमें भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तुमने जब एमडी खत्म करी उसके बाद एसआरशिप करी, उसके बाद में यू डू नॉट नो गवर्नमेंट की जॉब आएगी कब। चलो एडवर्टाइजमेंट आ गया तो पेपर कब होगा, पेपर आ गया तो रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग कब मिलेगी। ये सब चीजें समझ के करिए, पहले दिन से समझेंगे तभी फायदा है। अगर 2 साल पहले के बर्बाद कर दिए तो 2 साल और बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। और एक जगह पे आप खड़े रहेंगे और आप कहेंगे 6 के 6 साल बर्बाद हो गए, अब आगे और कितने बर्बाद करने हैं तो देख लीजिए।
और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिलेमा में हैं, तो पहला क्या है कि डिजिटलाइज्ड हाइब्रिड प्रैक्टिस। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो एक हाइब्रिड प्रैक्टिस मॉड्यूल पे जाइए। और अगर आप दूसरा है गवर्नमेंट ऑफिसर ट्रैक, अगर आप स्टेबिलिटी चूज करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए पहले ही दिन से तैयारी शुरू कर लीजिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा एकदम से इकोनॉमिकल क्रंच है, तो आप अपना कॉरपोरेट सेक्टर ज्वाइन कीजिए, पर ये टाइमली कीजिए। इसके साथ में आई वुड वांट टू एंड दिस। इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, तो आई एम ओपन फॉर इट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सेशन निश्चित ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत उनके लिए एक गाइडलाइन है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट डे से अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए कि किस वे में जाना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने सारे टाइमलाइन को सेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर किसी के पास, मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। जी, चैट बॉक्स में डॉक्टर नंदलाल सर ने पूछा है कि आपका नंबर मिल सकता है सर, तो आप प्लीज शेयर करें। श्योर सर, बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कृपया हैंड रेज करें या आप डायरेक्टली सर से भी बात कर सकते हैं। बात ये होती है कि मैं फोर्थ जनरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मुझे होम्योपैथी पे फेथ इसलिए है क्योंकि मैंने पेशेंट्स को सही होते हुए देखा है अपने घर पे। हमारे फादर साहब को हमने देखा है कि 4-5 किताबें खुली हुई हैं, मरीज आपके अपना आया हुआ है सामने, वो सही नहीं हुआ है, बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, फादर साहब उससे पूछ रहे हैं, रिपर्टराइज कर रहे हैं, और ऐसा होते होते हम सो गए हैं। और ये उस टाइम की बात है जब फोन वगैरह सब कुछ नहीं होता था। और जब हम सुबह सो के उठते थे, तो हमारे फादर साहब हमारे को बहुत प्राउडली ये बताया करते थे कि वो जो कल का मरीज था ना, वो मरीज हमने सही कर दिया। हमने ये दवाई दी थी, ये पोटेंसी दी थी, इतनी रेपिटेशन की जरूरत हुई, प्रॉब्लम ये हो रही थी, पोटेंसी कम गई थी, पोटेंसी बढ़ाई तो हमने इसको आराम कर दिया और पेशेंट आराम से अपने घर गया है, अब अपना आराम से सो रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने की जरूरत है ना, ये तभी आएगी जब आप मरीज सही होते हुए देखेंगे। अगर मरीज सही होते हुए देख लिया, तो बस एक चीज है कि अगर ये सही कर सकता है तो मैं भी सही कर सकता हूं। ठीक है, इसने अपनी मेहनत करी है, मैं इससे 5 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा, पर मैं भी सही करके दिखाऊंगा। जिद, बच्चों में जिद नहीं है। दूसरी चीज, बच्चे होम्योपैथिक डॉक्टर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप के डॉक्टर्स होम्योपैथिक दवाई खाना पसंद नहीं करते, एलोपैथिक मेडिसिन पे सीधा चले जाते हैं। यही तो तकलीफ शुरू हो जाती है। आपको जब तक ये नहीं पता, एक बेसिक कनेक्ट बनाना है मरीज से। मुझको पता है आपको कितना दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द को झेल चुका हूं, या मैं इस दर्द के बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने पहले ये मरीज देखा है। और अगर आपने पेशेंट से वो कनेक्ट बना लिया, तो पेशेंट आपका है, पेशेंट समय भी देगा। और जब सही हो जाएगा मरीज, तो पेशेंट इज्जत भी देगा। तो वो जो एक जिद है कि मेरे को सही करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, रात भर जागना पड़ सकता है। बहुत हंसी आती है इस चीज को बोलते हुए कि जब हमारे इंटर्न्स अपनी 8 घंटे की क्लिनिकल ड्यूटी लगा के आते हैं और कहते हैं कि बहुत थक गए हैं हम। किस लिए थक गए तुम? कभी आपने जाके देखा है, जब आप एमबीबीएस कॉलेज में इंटर्न्स को देखते हो, तो उनकी कितनी कितनी लंबी ड्यूटीज, 48 आवर्स की ड्यूटीज लग जाती हैं। ये ग्रिलिंग फेज है। आपको शुरू से ही पहले ही रेडी रहना पड़ेगा। डॉक्टर बन रहे हैं आप, डॉक्टर बनने का मतलब इतना आसान नहीं होता है। मरीज अगर आपको कुछ बोल रहा है तो सुनना पड़ेगा। अगर उसे आराम नहीं है तो वो बोलेगा, शायद आवाज भी उठाएगा। आपको समझना है कि आपने क्या दिया, क्यों दिया, उसको समझाना है।
स्टूडेंट्स को ये चीज जो बोलना है वो अपना बहुत ज्यादा जो चीज है वो जरूरी होती है सब। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर बोलना चाह रहे हैं। सर प्लीज आप बोलिए। थैंक यू श्रुति सरिका एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर एवी शर्मा। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा सलाह दी है स्टूडेंट के लिए, और होना भी चाहिए। जो लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहिए। कहावत है, बांस से गन्ना नहीं उगेगी, रोपेंगे बांस तक केतारी नहीं होगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा सर, बिल्कुल। बांस से गन्ना नहीं उगे होगा। करके देखो ध्यान, कितनों पूजा पाठ करके रसगुल्ला और लड्डू चढ़ा लो, नहीं रोपेंगे बांस तक केतारी नहीं होगा। दहिना हाथ बली क्यों होए, अधिक करत हुए काम। दहिना हाथ इसलिए मजबूत है, इससे काम लेते हैं। उसी तरह से बामा हाथ को यदि काम ले तो बामा हाथ भी मजबूत हो जाएगा। तो हमको एनाटॉमी नहीं आता, फिजियोलॉजी नहीं आता है, जो है ऑर्गेनल नहीं आता है, होम्योपैथिक नहीं आता है, मेट्रियामेट का नहीं आता है, उस पर हम ध्यान देंगे। उस पर हमेशा मनन करेंगे, हमेशा डिस्कशन करेंगे, हमेशा उसको जो है वर्ड है उसको रटेंगे। तो निश्चित तौर पर दाहिना हाथ जैसा बावां हाथ चालू होगा, उसी उसी तरह से हमारा मेट्रियामेट का याद। तो बहुत बिल्कुल अच्छा, सर। तो एकदम बहुत बढ़िया है कि बांस से गन्ना नहीं उपजे, करके देखो ध्यान। दाहिना हाथ बलि क्यों होए, अधिक कर तुम्हें कर। तो जो चीज में काम करेंगे वो मजबूत। तो बिल्कुल। यह जो है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा स्टूडेंट का सलाह दिए, और उनको पढ़ना चाहिए। हालांकि हम जाते हैं प्रैक्टिकल लेने तो देखते हैं कंडीशन, तो हम तो माथा ठोकते हैं, सलाह तक तो मैं सब। यही है सर। हाँ, जब जो सबसे सबसे ज्यादा दुख जो होता है ना सर, वो यही होता है कि पहले साल से एक बच्चे को आप देख रहे हैं और आप ठीक उसका बोले, लक्ष्य लेके चलता है कि एमबीबीएस ही पढ़ना है, एमबीबीएस नहीं मिलता है, होम्योपैथिक में चलाता उसको है। फिर नहीं डॉक्टर मिलता, का क्यों टैग नहीं चाहिए। मिलता? वो पढ़ता नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। इसीलिए एमबीबीएस अब वो जो है बढ़िया से होम्योपैथिक ध्यान देता है। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर एवी थैंक यू वेरी शर्मा मच। जी, बहुत अच्छा थैंक यू वेरी सलाह। मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, घर घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक। थैंक यू। बिल्कुल सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा है कि जिस चीज़ पर ध्यान देंगे, और कहा ही गया है कि जो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसको उसी उसी ढंग से लेना शुरू कर दें, तो वो कभी भी परेशानी नहीं रहेगी, और उसमें आप बहुत अच्छे से उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सही बात है, होम्योपैथी सीखने के लिए केवल होम्योपैथी ही नहीं, बल्कि सबसे पहले जो बेस है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पैथोलॉजी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तभी आप आगे चल के इसमें, हमारे होम्योपैथी में भी है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप उसके करेक्ट पैथोलॉजी को समझ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये जो सारी सीख है और सारे टिप्स हैं, वो हम लोग ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको आगे के जनरेशन्स को बताएंगे, जिससे कि वो फर्स्ट ईयर से ही फोकस्ड रहें, अपना पाथवे पहले से ही तैयार रखें कि आपको किस पाथ में जाना है, उसी के लिए प्रयास करें। और एक बात तो सही है कि दो दो नाव की सवारी करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप आ गए हैं होम्योपैथी में, तो इसको अच्छे से ढंग से लीजिए नहीं, और इसमें बेस्ट करेंगे। दो नाव की सवारी करने से नाव अपनी अपनी जगह पहुंच जाती है, आदमी गिरता है दरिया के अंदर। यस सर, यस सर। तो जी। इसी के साथ हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त हो रहा है। तो एक बार फिर से आईएफपीएच की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि थैंक यू। आपने अपने कीमती समय से समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद सर। थैंक यू अ, वेरी। इसी के साथ हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है। मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।